हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक टॉपिक जिसका नाम है हु कैन नॉट सू एंड हु कैन नॉट बी सूड, यानी कि किसे रेस्ट्रिक्ट किया गया है, किन लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया गया है सू करने से और किन लोगों को प्रोटेक्शन दी गई है कि उन्हें कोई भी सू नहीं कर सकता। तो आज के इस सेशन में हम इसी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ये थोड़ा सा लेंदी लेक्चर होने वाला है हमारा आज का। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आखिर तक बने रहिएगा और जो भी इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, हु कैन नॉट सू एंड हु कैन नॉट बी सूड। चलिए तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, इन द कंसेप्ट ऑफ टॉर्ट यूजुअली अ पर्सन हु सफर्स इंजरी हैज़ राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट द पर्सन हु कॉज्ड हिम हार्म, बट देर आर सर्टन कैटेगरीज ऑफ पीपल हु कैन नॉट सू अ पर्सन for their loss, and also there are some people who cannot be sued by any person over here। यानी कि देखिए, टॉर्ट के अंदर यूजुअली क्या होता है, जिस इंसान को इंजरी होती है, ठीक है, जो इंसान इंजरी सफ़र करता है उसके पास राइट होता है कि वो केस फाइल कर सकता है उस इंसान के अगेंस्ट जिसने उसे हार्म पहुंचाया है, उसे या फिर उसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं पीपल के जिन्हें बिल्कुल ये राइट नहीं है या जिन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि वो सू नहीं कर सकते हैं, या कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं लोगों की जिन्हें प्रोटेक्शन दी गई है कि उन्हें कोई सू नहीं कर सकता है, ठीक है। सो द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई दीज कैटेगरीज ऑफ पीपल आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम फाइलिंग अ केस and also why do certain people are protected from such suits over here, ठीक है। तो देखिए, who can और cannot sue। तो सबसे पहले देखते हैं सू कौन कर सकता है, ठीक है। एनी रैशनल पर्सन, कोई भी रैशनल पर्सन, रैशनल माइंड का इंसान, चाहे वो बिजनेसमैन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट हो, इंडिविजुअल कोई भी हो, वो सू कर सकता है। लेकिन ये कहा गया है कि वो साउंड माइंड का होना ज़रूरी है और लॉ के द्वारा वो डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका साउंड माइंड का होना बहुत ज़रूरी है और लॉ के द्वारा उसे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, उसे डिसक्वालीफिकेशन नहीं मिल गया होना चाहिए, यानी कि डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए बेसिकली, ओके। तो ऐसा पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल क्या कर सकता है, सू डेफिनेटली वो कर सकता है, ओके। देखिए, अब हु कैन नॉट सू, कौन सू नहीं कर सकता है। तो ऐसे 7 कैटेगरीज हैं, 7 ऐसे पर्सन्स हैं जो सू नहीं कर सकते हैं। एन एलियन एनिमी, सेकेंड है कन्विक्ट, बैंकरप्ट, हस्बैंड एंड वाइफ, कॉरपोरेशन एंड इन्फेंट और माइनर भी हम कह सकते हैं, अ फॉरेन स्टेट। तो इन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कहीं ना कहीं कि ये सू नहीं कर सकते हैं। कैसे कैसे, क्या कंडीशंस हैं, हम चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एन एलियन एनिमी। देखिए, एन एलियन एनिमी इज़ द पर्सन ऑफ एनिमी नेशनलिटी और रिसाइडिंग इन द एनिमी टेरिटरी। यानी एलियन एनिमी एक ऐसा इंडिविजुअल होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास एनिमी देश की नेशनैलिटी होती है या फिर वो एनिमी टेरिटरी में रिसाइड कर रहा होता है, रह रहा होता है, ठीक है। सच अ पर्सन डजंट हैव द राइट टू सू फॉर टॉर्ट ओवर हियर। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, द पर्सन कैन नॉट मेंटेन द राइट ऑफ सू अनलेस अलाउड बाय ऑर्डर इन काउंसिल। यानी कि इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग जब तक काउंसिल के द्वारा उसे ऑर्डर नहीं मिल जाता या परमिशन नहीं मिल जाती, तब तक इंसान जो है, जो भी पर्सन है, वो क्या राइट टू सू या फिर उसके पास नहीं होता है, राइट ऑफ सू ये मेंटेन नहीं कर रहा होता है वो। और इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग द पर्सन कैन नॉट मेंटेन द राइट टू सू अनलेस ऑब्टेन्स द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को राइट ऑफ सू चाहिए, वो अगर वो राइट टू सू मेंटेन करना चाहता है, तो वहाँ पे उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी अंडर सेक्शन 83 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। देखिए, इलिस्ट्रेशन, इफ़ ए इज़ अ रेसिडेंट और सिटीजन ऑफ एन एनिमी कंट्री, ठीक है, अगर ए रेसिडेंट या सिटीजन है किसी एनिमी कंट्री का और उसे बी को सू करना है, बी कौन है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो वो
बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के उसे सू नहीं कर सकता है. ही कैन नॉट डू दैट अनलेस ही ऑब्टेन्स द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Convict. A convict is a person against whom a judgment of death or imprisonment has been pronounced by the court of law. तो बेसिकली कन्विक्ट एक ऐसा पर्सन होता है जिसने कोई ऑफेंस कर दिया होता है, वो प्रूव भी हो गया होता है और उसके अगेंस्ट जजमेंट पास कर दी गई होती है, रिलेटेड टू डेथ हो या फिर इम्प्रिजनमेंट हो, ऑफ लाइफ हो, चाहे जो भी हो. ठीक है, हैज़ बिन प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. अब इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग द पर्सन हुज सेंटेंस इज अनएक्सपायर्ड डज नॉट हैव द राइट टू सू फॉर एनी डैमेजेस टू हिज प्रॉपर्टी और फॉर रिकवरी. यानी कि जो पर्सन जिसे एक सेंटेंस इम्पोज कर दी गई है उसके ऊपर और वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुई है, उसके पास राइट ऑफ सू नहीं है. ठीक है, वो किसी भी डैमेजेस को लेकर, चाहे वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो या चाहे कोई भी हो, रिकवरी रिलेटेड हो, वो राइट टू सू से नहीं मिलेगा. लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 1948 के साथ रिमूव कर दी गई थी इंग्लिश लॉ में. लेकिन अभी इंडिया की बात करते हैं. देखिए 1921 तक, अंटिल 1921, इन द ऑफेंस ऑफ फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी द ऑफेंडर इज डिसेबल्ड फ्रॉम राइट टू सू फॉर एनी इंजुरी. ठीक है, यानी कि अगर फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी वाला ऑफेंस है तो यहाँ पे ऑफेंडर को डिसेबल कर दिया गया है कि वो किसी भी इंजरी के लिए उसे राइट टू सू नहीं मिलेगा. लेकिन अगर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं और उसके बाद में अगर अभी की कंडीशन देखें, अगर अभी का सिनारियो देखें, तो कन्विक्ट जो है इंडिया में उसे राइट दिया गया है कि वो सू कर सकता है किसी को भी फॉर टॉर्ट्स ओवर. ठीक है, फिर चाहे वो उसके प्रॉपर्टी रिलेटेड हो या उसके बॉडी रिलेटेड हो. ओके, देखिए इल्यूस्ट्रेशन से हम इसकी एक क्लैरिफिकेशन दे देते हैं या फिर क्लैरिटी ले लेते हैं कि बेसिकली क्या है अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ वेयर. तो सिचुएशन 1 में देखिए, बिफोर 1921 से पहले, इफ़ ए इज़ अ कन्विक्ट एंड वांट टू सू बी फॉर इंजुरी रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, इन दैट सिचुएशन ही कैन नॉट सू द पर्सन इन द ऑफेंस ऑफ फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी. यानी कि 1921 से पहले अगर ए कन्विक्ट है और उसे अगर बी को किसी इंजुरी के लिए, यानी कि रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी अगर बी को सू करना है, तो वो सू नहीं कर सकता था इन द ऑफेंस ऑफ द फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी. लेकिन आफ्टर 1921 आईपीसी में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं. इफ़ ए इज़ अ कन्विक्ट और अगर उसे बी को इंजुरी रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हो या बॉडी रिलेटेड हो, उसे अगर बी को सू करना है तो उसे वो राइट दिया गया है कि वो डेफिनेटली सू कर सकता है फॉर बोथ इंजुरी टू द प्रॉपर्टी एज वेल एज टू द बॉडी ओवर. ओके, अब बैंकरप्ट देख लेते हैं. देखिए, अ बैंकरप्ट इज ऑल्सो अंडर द डिसेबिलिटी टू सू फॉर द एक्ट अगेंस्ट हिज प्रॉपर्टी. यानी कि यहाँ पे बैंकरप्ट को भी कहीं ना कहीं एक डिसेबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, सू नहीं कर सकता है अगेंस्ट हिज प्रॉपर्टी. राइट, देखिए बैंकरप्ट वो इंसान होता है जो हम कह सकते हैं जो पूरी तरह से उसके पास मतलब हम कह सकते हैं ना इंसॉल्वेंट हो चुका होता है. अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ, देखिए, ऑल हिज प्रॉपर्टी इज वेस्टेड इन पोजीशन ऑफ द बैंक और ऑफिशियल असाइनी, एंड इन इंग्लिश लॉ ऑल प्रॉपर्टी इज वेस्टेड टू द ट्रस्टी. अगर एक पर्सन बैंकरप्ट हो चुका है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो किसके पोजीशन में होती है, बैंक के पोजीशन में होती है या फिर एक ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट किया जाता है उसके पोजीशन में उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है. और इंग्लिश लॉ में ट्रस्टी के अंदर वो वेस्ट की जाती है. राइट, तो all the offenses against the property, the right to action is vested with the trustee or the assignee. और अगर उस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो ऑफिशियल असाइनी या फिर बैंक के पोजीशन में है, अगर उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी भी तरह का एक्शन होता है या ऑफेंस होता है बेसिकली, तो उस ऑफेंस के लिए राइट टू एक्शन ये किसके अंदर वेस्ट किया गया है, ट्रस्टी या फिर ऑफिशियल असाइनी क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है. लेकिन अगर किसी भी तरह का पर्सनल रॉन्ग होता है, ठीक है, बैंकरप्ट के साथ, तो यहाँ पे ये ऑफिशियल असाइनी या फिर ये ट्रस्टी आगे नहीं आने वाले हैं. यहाँ पे वो पर्सन को राइट टू सू डेफिनेटली दिया गया है. ठीक है, इन द सिचुएशन वेयर अ टॉर्ट कॉजेस इंजुरी टू बोथ द पर्सन एंड द प्रॉपर्टी, सो द राइट ऑफ एक्शन विल बी स्प्लिट बिटवीन द टू. यानी कि अगर किसी तरह का टॉर्ट होता है, किसी तरह की इंजुरी होती है पर्सन को भी, ठीक है, और प्रॉपर्टी को भी, तो यहाँ पे जो राइट ऑफ एक्शन है ये दोनों में
स्प्लिट किया जाएगा। यानी कि अगर किसी तरह का पर्सनल रॉन्ग है तो वो बैंकरप्ट वाला इंसान खुद एक्शन ले सकता है, और अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है तो डेफिनेटली ऑफिशियल असाइनी या फिर ट्रस्टी एक्शन ले सकता है। देखिए इस इलिस्ट्रेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। सिचुएशन 1 ले लेते हैं। इफ ए इज अ बैंकरप्ट एंड हिज प्रॉपर्टी किसके अंदर वेस्ट है, इन द पोजीशन ऑफ द ऑफिशियल असाइनी, यानी कि सी समझ लीजिए, ओके, बाय द बैंक। तो इफ बी trespasses his property, the right of action is vested on the official assignee, that is C। यानी कि अगर बी नामक कोई इंसान प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई ट्रेस पास कर सकता है तो यहाँ पे राइट ऑफ एक्शन कौन लेगा, ऑफिशियल असाइनी, यानी कि सी लेगा। सिचुएशन 2, बट इफ B trespasses A's body, then in that situation right of action किसके अंदर वेस्ट है, A के अंदर वेस्ट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Husband and wife. Back in times in English law, the husband and wife cannot sue. But the virtue of the Married Women's Property Act 1882, a wife can sue her husband, but the husband cannot sue his wife. A wife could not sue her husband for the personal wrong. देखिए यहाँ पे ना इंग्लिश लॉ में पहले क्या होता था, हस्बैंड एंड वाइफ ये सू नहीं कर सकते थे, ठीक है। और बाय वर्च्यू ऑफ द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग जो वाइफ है वो हस्बैंड को तो सू कर सकती थी, लेकिन हस्बैंड वाइफ को सू नहीं कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे द लॉ रिफॉर्म हस्बैंड एंड वाइफ एक्ट 1962 हुआ और उसकी वजह से एक ड्रास्टिक चेंज आया जिसने हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को अलाउ किया कि वो दोनों को राइट है सू करने का, ठीक है। इंडिया में भी बोथ द स्पाउसेस हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को राइट है सू करने का इन एनी ऑफेंसेस ओवर, राइट। देखिए अब कॉर्पोरेशन देखिए, अ कॉर्पोरेशन डज नॉट हैव राइट टू सू फॉर द पर्सनल इंजुरी एज बिकॉज ऑफ इट्स नेचर इट्स क्लियर दैट अ कॉर्पोरेशन कैन नॉट बी इंजर्ड पर्सनली, बट अ कॉर्पोरेशन सू कर सकता है टॉर्ट के लिए अफेक्टिंग इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि पर्सनल रॉन्ग, यानी कि वो एक हम कह सकते हैं कि लिविंग बींग नहीं है जिसे चोट पहुंचाई जा सकती है, जिसे इंजरी पहुंचाई जा सकती है, तो वो पर्सनल इंजरी के लिए तो राइट टू सू नहीं है उसके पास। लेकिन येस अगर प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर उसके साथ कोई टॉर्ट होता है, अगर कोई रॉन्ग होता है तो डेफिनेटली कॉर्पोरेशन क्या कर सकती है, सू कर सकती है। अब इस केस लॉ में देखिए क्या हुआ इन मैनचेस्टर वर्सेस विलियम्स, इस केस में ये हेल्ड किया गया कि कॉर्पोरेशन को राइट है टू सू नॉट ओनली फॉर द प्रॉपर्टी बट ऑल्सो फॉर इट्स पर्सनल रेप्यूटेशन। अगर कोई कॉर्पोरेशन की पर्सनल रेप्यूटेशन को चोट पहुंचाना चाहे, इंजरी पहुंचाने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉर्पोरेशन के पास ये राइट है कि वो सू कर सकता है, ओके। अब देखिए एन इन्फेंट और माइनर, अ माइनर कैन सू फॉर द टॉर्ट कमिटेड अगेंस्ट हिम सब्जेक्ट टू दैट बाय हिज नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन, यानी कि अगर माइनर के अगेंस्ट या माइनर को अगर कोई नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन किसी तरह का इंजरी पहुंचाने की कोशिश करे या टॉर्ट करने की कोशिश करे तो डेफिनेटली माइनर सू कर सकता है, बट ही कैन नॉट मेंटेन द रेमेडी फॉर द इंजरी सस्टेन्ड व्हेन ही वाज इन हिज मदर्स वोम। लेकिन ये जो इन्फेंट है, ये जो माइनर है, ये बिल्कुल भी सू नहीं कर सकता है, ये तब मतलब अगर वो मदर वोम में है, अगर मदर्स के वोम में है और अगर उसे किसी तरह की इंजरी होती है तो इस चीज़ को लेकर वो नहीं सू कर सकता है डेफिनेटली। इस केस में देखिए इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है इन वॉकर वर्सेस ग्रेट नॉर्दर्न रेलवेज के केस में। अ प्रेग्नेंट वुमेन इंजर्ड ड्यू टू अ ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है, एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर एक प्रेग्नेंट वीमेन जो है वो इंजर हो गई, जिसकी वजह से एक डिफॉर्म्ड चाइल्ड बॉर्न हुआ, ओके। तो द कोर्ट हेल्ड दैट माइनर जो है वो रेमेडी मेंटेन नहीं करेगा फॉर द इंजरी सस्टेन व्हेन ही वाज इन हिज मदर्स वोम, ठीक है। मैं जब मेरी माँ के पेट में था या फिर वोम में था तब मेरे साथ ऐसी इंजरी हुई थी और उसकी वजह से मेरी ये कंडीशन है, इस ग्राउंड पे वो बिल्कुल भी सू नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ फॉरेन स्टेट, इन इंग्लैंड अ फॉरेन स्टेट कैन नॉट बी सूड इन एनी कोर्ट अनलेस द एक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय हर मैजेस्टी ओवर। और इंडिया में कैसा है, अंडर सेक्शन 84 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड अ फॉरेन स्टेट कैन हैव द राइट टू सू प्रोवाइडेड दैट सच स्टेट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि फॉरेन स्टेट डेफिनेटली राइट टू सू मेंटेन करता है, लेकिन वो स्टेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ओके। अब देखते हैं हु कैन नॉट बी सूड, यानी कि किससे प्रोटेक्शन दिया गया है कि इन लोगों को आप सू नहीं कर सकते हो। तो वो हैं द गवर्नमेंट, फॉरेन सोवरेन, एम्बेसडर्स, पब्लिक ऑफिशियल्स, इन्फेंट्स और माइनर, ल्यूनाटिक यानी कि इंसेन पर्सन हम कह सकते हैं, द कॉर्पोरेशन, ट्रेड यूनियन एंड मैरिड वुमेन,
चलिए इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट। देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, राज प्रमुख हैं ऑफ द स्टेट, ये कोर्ट को आंसरेबल नहीं है, आर नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट। किन चीज़ों के लिए? तो पहला है फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ देयर ऑफिस, और दूसरा है फॉर एनी एक्ट डन बाय देम इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर एंड ड्यूटीज़। यानी कि अगर वो किसी तरह की ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना कोई फ़र्ज़ निभा रहे हैं, उन चीज़ों को करते समय अगर किसी तरह का टॉर्ट होता है तो वो आंसरेबल नहीं है। तो यही यहाँ पे कहा गया है। ओके, चलिए 5 रूल्स रिगार्डिंग द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि 5 रूल्स हैं लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट के रिलेटेड। पहला यही है कि द गवर्नमेंट इज लायबल फॉर द एक्ट डन बाय इट्स सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन विच अ प्राइवेट पर्सन इज एंगेज्ड। यानी कि गवर्नमेंट लायबल होगी उन सर्वेंट, अपने मतलब गवर्नमेंट के सर्वेंट जो हैं उनके एक्ट के लिए गवर्नमेंट लायबल होगी अगर उस एक्ट में या उस ट्रांजैक्शन में कोई प्राइवेट पर्सन एंगेज्ड है, इन्वॉल्व है। Second, the government is liable for the loss caused by the improper interference of the forest officer in the removal of the timber by the plaintiff who had purchased a forest। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर improper interference होता है फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा इन द रिमूवल ऑफ द टिम्बर हो गया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या होगा? लायबल होगा, जो भी लॉस होता है उसके लिए प्लेंटिफ को। देखिए थर्ड यहाँ पे क्या कहा है कि द गवर्नमेंट कैन नॉट बी सूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्ट डन बाय द सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स सोवरेन पावर। जैसे कि एक्ट डन एट द टाइम ऑफ द वॉर, यूज ऑफ लैंड टू प्रैक्टिस बॉम्बिंग, एक्ट डन ड्यूरिंग राइट्स। यानी कि गवर्नमेंट को सू आप नहीं कर सकते हो सर्वेंट के एक्ट्स के लिए अगर वो सर्वेंट सोवरेन पावर्स एक्सरसाइज करते समय अगर किसी टॉर्ट से मिल जाता है या कोई टॉर्ट कमिट करता है तो। जैसे कि एग्जाम्पल दे देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इफ़ ए पुलिस मैन ड्यूरिंग द रायोट चल रहा है, ठीक है, दंगा फसाद चल रहा है, और ए जो पुलिस मैन है वो लाठी चार्ज का ऑर्डर दे देता है, और इस लाठी चार्ज के प्रोसेस के अंदर जेड नामक इंसान इंजोर हो जाता है, और वो जेड इंसान वो क्या करता है? ए यानी कि जो पुलिस ऑफिसर है उसे सू कर देता है। तो यहाँ पे ए लायबल नहीं होगा क्योंकि वो सोवरेन पावर के अंदर क्या कर रहा था? एक्ट कर रहा था, अपनी ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहा था। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रूल देखिए, लाइबल टू रिस्टोर द प्रॉपर्टी और मनी रॉन्गफुली ऑब्टेन बाय इट्स सर्वेंट ऑन इट्स बिहाफ। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए ये एग्जाम्पल दे देती हूँ, यानी कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इफ़ ए जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है रिस्टोर्स बीज प्रॉपर्टी रॉन्गफुली ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ में ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो है रॉन्गफुली क्या करता है? बी की प्रॉपर्टी क्या करता है? रिस्टोर करता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट डेफिनेटली लायबल होगी टू रिस्टोर द प्रॉपर्टी। यानी कि अगर सर्वेंट किसी भी तरह से रॉन्गफुल चीज़ करता है या फिर रॉन्गफुली या फ्रॉडुलेंटली गवर्नमेंट के बिहाफ में अगर कोई एक्ट करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट लायबल होगा। फिफ्थ देखिए, द गवर्नमेंट इज नॉट लायबल इफ द एक्ट इज डन बाय इट्स सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी अनलेस एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड टू हिम। ठीक है, गवर्नमेंट लायबल नहीं होगा किसी भी एक्ट जो सर्वेंट करता है, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी, जब तक वो एक्ट या वो ड्यूटी उस सर्वेंट को एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड की नहीं जाती। देखिए इस केस में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुगराबाई, अ मिलिट्री ड्राइवर ऑफ द स्कूल ऑफ आर्टिलरी वंस असाइंड अ टास्क टू ट्रांसपोर्ट द मशीन। ठीक है, यहाँ पे उसे टास्क दिया था कि अब क्या करो? मशीन ट्रांसपोर्ट करो। उसने क्या किया? इस प्रोसेस में बी को हिट किया, जिसकी वजह से बी क्या हो गया? मर गया। यह द गवर्नमेंट जो है इज लायबल एज द वर्क जो असाइन किया गया था वो क्या था? गवर्नमेंट ने दिया था, राइट, गवर्नमेंट ने असाइड किया था। एंड द एक्ट कमिटेड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी, यानी कि उस ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के प्रोसेस में ही वो क्या हुआ है? एक्ट कमिट हुआ है। तो यहाँ पे एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड किया था उस इंसान को ट्रांसपोर्टेशन का काम, और उस ट्रांसपोर्टेशन के काम में ही ये चीज़ हुई है और उसकी वजह से बी क्या हुआ है? मर गया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट लायबल होगा डेफिनेटली। फॉरेन सोवरेन,
foreign sovereign cannot be sued unless they themselves submit to the jurisdiction to the local government. यानी कि फॉरेन सोवरेन यहाँ तब तक सू नहीं किया जा सकता फॉरेन सोवरेन को जब तक फॉरेन सोवरेन खुद लोकल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन को खुद को सबमिट नहीं कर देता है तब तक. अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड अ फॉरेन सोवरेन कैन बी सूड इन द इंडियन कोर्ट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के द्वारा इंडियन कोर्ट में फॉरेन सोवरेन को सू किया जा सकता है. इलस्ट्रेशन देखिए, ए को क्या करना है, बी को सू करना है जो कि एक फॉरेन सोवरेन है. ही कैन सू ओनली बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. एम्बेसडर्स, फॉरेन एम्बेसडर्स की फैमिली, उनके सर्वेंट जो हैं उन्हें भी आप सू नहीं कर सकते हो, उन्हें भी यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है अनलेस दे वेव देयर प्रिविलेज बाय सबमिटिंग टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. जब तक देखो इन्हें सू नहीं किया जा सकता है फॉरेन एम्बेसडर्स को, उनकी फैमिली सर्वेंट्स को, जब तक वो खुद अपना जो ये प्रिविलेज है वो जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट को सबमिट नहीं कर देते तब तक. एन एम्बेसडर कैन नॉट बी सूड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस. फॉरेन एम्बेसडर्स कैन बी सूड इन द इंडियन कोर्ट. कैसे? तो ओनली विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पे एक केस लॉ है, आप मेंशन डेफिनेटली कर सकते हैं इन हरभजन सिंह धल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब देखते हैं पब्लिक ऑफिशियल. No action lies against the public official in their official capacity with respect to torts committed by them. ठीक है, यानी कि कोई एक्शन पब्लिक ऑफिशियल की अगेंस्ट नहीं ली जा सकती उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में. अगर वो उनके ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए अगर कोई टॉर्ट कमिट करते हैं तो एक्शन यहाँ पे नहीं लिया जा सकता है पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट, बट दे कैन बी सूड फॉर द एक्ट कमिटेड बाय देम इन द प्राइवेट कैपेसिटी. यानी कि ऑफिशियल कैपेसिटी के बाहर आने के बाद, यानी कि उनकी ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद उनकी प्राइवेट कैपेसिटी में अगर वो कोई एक्ट कमिट करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें सू किया जा सकता है. इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भगवती प्रसाद, इस केस में द ट्रेन कोलाइड्स विद द टैक्सी. ठीक है, ट्रेन क्या हो गई, टैक्सी से कोलाइड करती है. फॉर दिस भगवती प्रसाद फाइल्स अ केस अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया फॉर नेग्लिजेंस ओवर. राइट. तो इट वॉज हेल्ड दैट सूट फॉर द डैमेजेस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द एक्ट ऑफ द ऑफिशियल इन देयर प्राइवेट कैपेसिटी बट नॉट फॉर द एक्ट डन अंडर द सोवरेन पावर. तो यहाँ पे वही कहा गया कि प्राइवेट कैपेसिटी में अगर वो कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली आप उन्हें सू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए अगर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अगर अपना कोई काम निभा रहे हैं तो यहाँ पे उन्हें सू नहीं किया जा सकता. इन्फेंट्स और माइनर, देखिए द इन्फेंट और माइनर कैन बी सूड फॉर द एक्ट कमिटेड बाय देम एज एन अडल्ट. यानी कि अगर कोई इन्फेंट, अगर कोई माइनर अगर कोई एक्ट कमिट करता है एडल्ट होने के बाद तो डेफिनेटली उन्हें सू किया जा सकता है. दस अ माइनर कैन बी सूड फॉर असॉल्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, लाइबल, स्लैंडर, फ्रॉड एक्सेट्रा. बट वेयर इंटेंशन, नॉलेज और सम अदर कंडीशन ऑफ माइंड, ये जो हैं ये इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स प्ले करते हैं, इसेंशियल रोल प्ले करते हैं लायबल करने के लिए, लायबल उन्हें पकड़ने के लिए. देन इन दैट केसेस माइनर इन्फेंट कैन बी एग्जेम्प्टेड ड्यू टू देयर मेंटल कैपेसिटी. यानी कि उनकी मेंटल कंडीशन देखनी ज़रूरी है, किस मतलब अगर उनका दिमाग जो है या फिर उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपरली डेवलप्ड हुई या नहीं है, या फिर वो अभी भी बच्चे हैं. एज तो उनकी बड़ी है लेकिन वो अभी भी उनका दिमाग बच्चा है. ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं कंसीडर की जाती है डेफिनेटली. तो यहाँ पे वही उन्होंने कहा है कि उस इंसान का, उस पर्सन का, चाहे वो माइनर हो कोई भी हो, उसका इंटेंशन जो है, उसका नॉलेज क्या था उस रिलेटेड, उस एक्ट कमिट करने के पीछे, ये कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है. ये इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं. देखिए इन वॉम्से वर्सेस ह्यूमोनिक के केस में 2 छोटे बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, काउ बॉय रिलेटेड गेम जो भी है वो प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे. तो वन बॉय हिट द एरो एंड इट हिट अनदर बॉय इन हिज आई. तो एक बच्चे ने क्या किया, एरो से हिट किया और वो गलती से जाकर क्या हुआ, दूसरे बच्चे की आंख में लग गया. तो कोर्ट ने इस तरह से जजमेंट दिया, डिफेंडेंट के फेवर में जजमेंट देते हुए कहा कि एज अ 5 ईयर चाइल्ड डजंट इवन थिंक अबाउट इट. वो बच्चे खेल रहे थे, उनमें से किसी का भी इंटेंशन नहीं था एक दूसरे को चोट पहुंचाना. खेल खेल में अगर ये चीज़ हो रही है तो यहाँ पे कोई चाइल्ड ऐसा सोच भी नहीं सकता ऐसा काम करने का. तो यहाँ पे डिफेंडेंट को लायबल नहीं पकड़ा गया.
ओके क्योंकि वो बच्चे थे, उनकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, ठीक है, वो ऐसे जो बड़े लोग सोच सकते हैं वैसा तो बच्चे नहीं सोच सकते हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को ये करना सोचना ज़रूरी है। हाँ लेकिन यही एक्ट जो ये आरओ से हिट करने वाला, यही अगर एक्ट जो अगर कोई एडल्ट परफॉर्म करता तो डेफिनेटली वहाँ पे वो डिफेंडेंट को लायबल किया जाता, क्योंकि वो समझदार है, वो अडल्ट है, वो सेन है, या फिर वो मेजर है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ल्यूनाटिक, देखिए ल्यूनाटिक यानी कि हम कह सकते हैं कि इंसेन पर्सन, ठीक है, जिसे ज़्यादा समझ नहीं है। सो देर आर टू कंडीशंस, so there are two conditions related to lunatic. पहली कंडीशन ये है कि इफ़ द एक्ट वॉज डन बाय ल्यूनाटिक व्हेन ही इज़ नॉट इन द कंडीशन ऑफ अ स्टेबल माइंड, ठीक है, ल्यूनाटिक पर्सन है, स्टेबल माइंड नहीं है उसका, और उसी अनस्टेबल सिचुएशन में अगर वो कोई एक्ट परफॉर्म करता है तो उसे सू नहीं किया जा सकता, ठीक है। इफ़ ए कमिट्स बैटरी अगेंस्ट बी, बैटरी यानी कि हम कह सकते हैं असॉल्ट या एग्रेसिवली बिहेव करना, किसी को या किसी की प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाना, ठीक है। तो यहाँ पे ए अगर किसी के अगेंस्ट बैटरी परफॉर्म करता है, यहाँ पे बी के अगेंस्ट परफॉर्म की गई है, व्हेन ही इज़ नॉट इन अ कंडीशन ऑफ अ स्टेबल माइंड, तो उसे सू नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वही एक्ट ल्यूनाटिक ने स्टेबल माइंड के अंदर रहते हुए, स्टेबल कंडीशन में रहते हुए अगर परफॉर्म किया है तो डेफिनेटली उसे सू किया जाएगा। इल्यूस्ट्रेशन देखिए, इफ़ ए हैज़ अ डिसीज वेर ही बिकम्स ल्यूनाटिक फॉर सम पीरियड, कुछ समय के लिए वो ल्यूनाटिक बन जाता है बट बिकम्स अ नॉर्मल पर्सन आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो अगर वो बैटरी कमिट करता है, इसी तरह का एग्रेसिव बिहेव करता है या फिर असॉल्ट करता है किसी के अगेंस्ट, जब वो नॉर्मल है तो ऐसी सिचुएशन में उसे सू किया जाएगा डेफिनेटली। कॉरपोरेशन, देखिए कॉरपोरेशन को सू नहीं किया जाता तब तक जब तक एक्ट डन वाज विद इन द स्कोप ऑफ द एजेंट एम्प्लॉयड बाय द कॉरपोरेशन, या फिर द एक्ट डन वाज विद इन द पर्पस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। तो बेसिकली कॉरपोरेशन जो है हम कह सकते हैं एक एंटिटी है, एक हम कह सकते हैं एक लिविंग बीइंग तो नहीं है, ठीक है, जिसके लिए जिसकी स्थिति को देखते हुए हम उसे सू कर सकें। तो डेफिनेटली ये जो इसेंशियल्स है इन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है जब भी हम कॉरपोरेशन को सू कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन, देखिए इन इंडिया अंडर द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को कभी भी सू नहीं किया जा सकता, ये कहा गया था। लेकिन 1939 के एक्ट से कुछ चेंजेस किए गए जिसके अंदर ये कहा गया कि ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसे सू अब किया जा सकता है। ओके, कंक्लूजन, तो यहाँ पे इस तरह से हम इस सेशन के आखिर के पॉइंट पर आ चुके हैं। मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, ठीक है। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, इसेंशियल जो भी पॉइंट है इस टॉपिक को लेकर वो इसमें सब इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है डेफिनेटली आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए इस सेशन का कंक्लूजन कर लेते हैं जिससे हमें एक थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन मिल जाएगा जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है। देखिए, a person who suffers injury has the right to file a case against the person who caused him harm, but there are certain categories of people who cannot sue a person for their loss, and also there are some people who cannot be sued by any person like foreign ambassadors, public officials, infants, sovereigns, alien enemy, etc. But there are certain limitations where these categories of मतलब कुछ ऐसे exceptions हैं, कुछ ऐसे limitations हैं जहाँ पर definitely ये categories of people को भी sue किया जा सकता है, वो खुद भी sue हो सकते हैं subject to the permission of the central government and unless they themselves waive their privilege, यानी कि वो जब तक खुद हो के अपना privilege waive नहीं करते हैं या फिर जब तक उन्हें central government की permission नहीं मिल जाती तब तक, राइट। तो यही है हमारा आज का ये टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट, आपका साथ इस चैनल के साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।